हेलो दोस्तों, दिव्या हियर। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक स्कॉटिश मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मैरिनेट। मूवी की शुरुआत में हमें 10 साल का लड़का मैनी दिखाया जाता है, जिसे लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था और इसलिए ज्यादातर वो खुद से ही बात करना पसंद करता था। और मैनी का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ड्राइंग में था। वो ज्यादातर एक्सीडेंट और इवेंट की काली धुंधली ड्राइंग बनाया करता था। उसको देखकर लोगों को लगता था कि जैसे वो पागल है। उसकी एडॉप्टिव मदर उसे कभी कभी थेरेपी के लिए भी ले जाया करती थी, जैसे वो उसे किसी पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकालना चाहती थी। ज्यादातर थेरेपिस्ट का मानना था कि मैनी ऐसी ड्राइंग करके अपने स्ट्रेस को दूर करता है, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई कुछ और ही थी। फिर अगले सीन में हमें एक अमेरिकन वुमेन जिसका नाम मैरेन विंटर था उसे दिखाया जाता है, जो कि अब स्कॉटलैंड में आ गई थी और वो एक एक्सपीरियंस साइकाइट्रिस्ट थी जो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए यहाँ आई है, क्योंकि उसके साथ भी पहले कोई हादसा हुआ था जिससे वो बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ वो लोगों से अनजान थी, वहाँ वो बिल्कुल खुश नहीं थी। सबसे पहले वो वहाँ अपने काम की जगह जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी कोवर्कर मॉर से होती है। और फिर मॉर उसे एक काउंसलिंग रूम दिखाती है जहाँ मैरेन को काम करना था। लेकिन मॉर इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि मैरेन के पास जब न्यूयॉर्क में इतनी अच्छी जॉब थी तो वो यहाँ स्कॉटलैंड क्यों आई है। लेकिन बात को वहीं खत्म करने के लिए मैरेन उससे कहती है कि बस उसे रेन बहुत पसंद है। जैसे कि मैरेन के वर्क प्लेस का स्टाफ कम हो गया था क्योंकि वहाँ का मेंबर मेंटल प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटलाइज था, इसलिए मैरेन को अपने पेशेंट के फर्स्ट सेशन से पहले बहुत कम समय मिलता है। उसके फर्स्ट डे पर उसे 2 पेशेंट्स को अटेंड करना था, जिसमें कि उसका सेकंड केस फर्स्ट केस से ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और वो सेकंड केस पेशेंट और कोई नहीं बल्कि मैनी था, जो ज्यादातर डार्क ब्लड पिक्चर बनाया करता था और उसकी ज्यादातर पिक्चर्स में पिग होते थे, ना कि इंसान, जो मैरेन को काफी दिलचस्प लगा। मैरेन ने सेशन के दौरान मैनी से बहुत बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो आधे सेशन में सिर्फ अपनी ड्राइंग बनाने में ही बिजी था और इसलिए वो दूसरा तरीका अपनाती है और उससे ड्राइंग के बारे में बात करना शुरू करती है, जिस पर मैनी पहली बार बोलता है और उसे बताता है कि जब भी वो बात करता है तो किसी को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो चुप ही रहता है। जिस पर मैरेन उससे पूछती है ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि वो चीजों को सच कर सकता है। जिस पर मैरेन इंटरेस्टिंगली उससे कहती है कि आखिरी क्या चीज थी जो तुमने सच की, और उसका जवाब सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो कहता है इट्स यू, मतलब मैंने तुम्हें सच किया है। और मैरेन उसकी बातों को बकवास समझती है और उस पर ध्यान नहीं देती। फिर मैरेन सेशन के बाद ड्रिंक्स के लिए बार जाती है, जहाँ वो एक आदमी को देखती है जो कहीं ना कहीं मैरेन में इंटरेस्टेड था, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो एक लड़की के साथ आया था जो कि मैरेन की ही एक न्यू कलीग। और वहीं वो न्यू कलीग मैरेन को एक बुक क्लब का ब्रोशर देती है और उसे क्लब ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करती है। और फिर थोड़ी देर बाद मैरेन अपने घर जाती है, जहाँ रास्ते में उसे टनल के नीचे एक कार क्रैश हुई दिखाई देती है जिसमें आग भी लगी थी और एक आदमी उसके अंदर इंजर्ड था, लेकिन वो मरा नहीं था। मैरेन उसे बचाना चाहती थी, लेकिन वो शॉक की वजह से हिल नहीं पा रही और फिर अचानक वहाँ पर धमाका हो जाता है। वहाँ से आने जाने वाले लोग कुछ नहीं कर पाते। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैरेन को मैनी के द्वारा बनाई गई कुछ ड्राइंग्स मिलती हैं, जिसमें से एक ड्राइंग कार क्रैश की होती है, बिल्कुल वैसी ही जो मैरेन ने कल देखा था, सिवाय एक बड़े पिग के जो उस ड्राइंग में था लेकिन रियल लाइफ में नहीं। और फिर अगले सेशन में वो मैनी से पूछती है कि क्या तुमने न्यूज में कभी कोई कार क्रैश के बारे में देखा है जो तुम्हें याद है, लेकिन मैनी बिल्कुल मना कर देता है। वो कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं देखा, बल्कि वो ही है जिसने ये सब किया है। वो उससे कहता है कि जो वो बनाता है वो इस दुनिया में होता है। वो कहता है अगर ऐसा नहीं होता तो तुम भी यहाँ नहीं हो। उसकी बातें सुनकर मैरेन काफी कंफ्यूज हो जाती है। मैनी उससे ये भी कहता है कि तुम्हारी ड्रॉर में एक गन है, लेकिन मैरेन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ उसे डराना चाहता है और इसलिए वो अपना ड्रॉर चेक भी नहीं करती। अब नेक्स्ट डे क्लिनिक का पूरा स्टाफ एक मंथली मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वो सारे पेशेंट्स के बारे में डिस्कशन कर सके, जहाँ मैरेन उन्हें बताती है कि सिर्फ वो ही एक अकेली इंसान है जिससे मैनी बात करता है, नहीं तो वो हमेशा चुप रहता है। इवन वो अपनी एडॉप्टिव मदर और फ्रेंड से भी बात नहीं करता। मैनी का केस पहले उस डॉक्टर के पास था जिसकी जगह पर मैरेन आई थी, इसलिए वो पहले डॉक्टर से इस केस को स्टडी करना चाहती थी और एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बात पर गौर करने का वादा करता है। और अब शाम को मैरेन वहीं उस बुक क्लब में जाती है जिसके बारे में उसकी कलीग ने उसे बताया था। और वहाँ जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा था तो उसी दौरान एक हैंडसम लड़का मैरेन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और डिस्कशन के बाद अब मैरेन खुद को उससे इंट्रोड्यूस कराती है और उस लड़के का नाम कीरन होता है और वो भी वहीं आसपास रहता है जहाँ मैरेन रहती है। इसलिए वो दोनों बातें करते करते अपने घर जाते हैं, जहाँ मैरेन उसे ड्रॉप करती है। कीरन उससे अंदर
चलने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। और अब रात में सोते समय मैरिन एक सपना देखती है जिसमें मैरिन अपने हस्बैंड जोश के साथ अमेरिका में होती है, जो कि एक आइडियल और हैप्पी कपल होते हैं और वो दोनों साथ में एक कैफे की तरफ जा रहे होते हैं और उनकी रास्ते में ही कार खराब हो जाती है। अब वो लोग एक आदमी से लिफ्ट मांगते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था जब तक कि उनकी कार एक पेड़ से नहीं टकराई। उस दौरान उस कार एक्सीडेंट में सब मारे गए सिवाय मैरिन के। और फिर इतने बुरे सपने से वो जाग जाती है और वो फिर से अब अपने काम के लिए ऑफिस जाती है ताकि वो अपना दिमाग इस बुरे सपने से हटा सके। और उसी दौरान उसे अपने ड्रॉर में एक गन मिलती है जिसके बारे में कल मैनी ने उसे बताया था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी उसके पास किसी का कॉल आता है जो उससे कहता है कि तुम उसे मार दो इससे पहले कि वो तुम्हें मारे। और वो ऐसा कहकर कॉल कट कर देता है। और अब उसके बाद मैरिन किरण से मिलती है और उससे बात करती है। जैसे कि किरण के पास खुद की बोट होती है इसलिए वो दोनों बोट में एक साथ घूमना डिसाइड करते हैं, जहाँ वो मैरिन से उसकी वेडिंग रिंग के बारे में पूछता है और उसे उसके हस्बैंड की डेथ के बारे में पता चल जाता है। यहाँ मैरिन उसे बताती है कि उन बुरी यादों से दूर भागने के लिए ही वो यहाँ स्कॉटलैंड आई है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब अगले दिन काम के दौरान मैरिन अपने बॉस को उस अजीब कॉल के बारे में बताती है जो उसे कल आया था, जहाँ बॉस उससे कहता है कि शायद मैकविटी यानी क्लिनिक के पहले एम्प्लॉय ने उसे किया होगा, जो कि भ्रम होने की वजह से अब मेंटल असाइलम में है। और पहले वो ही मैनी का केस देख रहा था और उसकी दिमागी हालत की वजह से मैनी की रिपोर्ट्स पर असर पड़ता था। और अब मैरिन के बॉस उसे मैनी की सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि उसके फादर एक कार क्रैश एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसके तुरंत बाद उसकी मदर ने सुसाइड कमिट किया था। और वहीं मैनी उनके घर में अकेला और बहुत बीमार मिला था, लेकिन उसके बाद वो काफी ठीक हो गया और अब वो अपनी एडॉप्टिव मदर के साथ रहता है। मैरिन मैनी की ड्राइंग्स को बार बार देखती है और उन्हें देखकर काफी डिस्टर्ब होती है। अब अगले सेशन में मैनी उससे पूछता है कि क्या वो गन को देखकर डर गई थी। मरीन ये सुनकर काफी हैरान होती है, लेकिन वो ऐसे दिखाती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है वो किस बारे में बात कर रहा है। इस पर मैनी काफी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में एक डूबता हुआ इंसान बनाता है जिसके नीचे वो नाम लिखता है किरण। मैरिन ये देखकर काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसने कभी उसे किरण के बारे में बताया ही नहीं था। और तो और किरण और उसने अगले दिन बोट सेलिंग पर जाने का भी डिसाइड किया हुआ था। सेशन खत्म होने के बाद मैरिन को पता चलता है कि पहले डॉक्टर मैकविटी मैनी को लेकर काफी ऑब्सेस्ड हो गए थे और वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम लाइब्रेरी में बिताया करते थे। और इसीलिए अब मैरिन लाइब्रेरी में जाकर वही बुक देखती है जिसे मैकविटी पढ़ा करते थे और उसमें उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैनी का पूरा नाम इमैनुअल है। इसका मतलब था गॉड इज विद अस, मतलब भगवान हमारे साथ है। उसके बाद वो मैनी से उसके घर मिलने जाती है और उससे पूछती है कि तुम किरण के बारे में कैसे जानते हो, लेकिन जब मैनी रिप्लाई नहीं करता तब मैरिन को काफी गुस्सा आ जाता है और इस वजह से मैनी उससे दूर भाग जाता है। लेकिन तभी मैरिन वहाँ एक बहुत अजीब और डिस्टर्बिंग ड्राइंग को नोटिस करती है और उसे लेकर वहाँ से तुरंत निकल जाती है। और अब वो अपनी ट्रिप के लिए किरण से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ उसे किरण नहीं मिलता। मैरिन पहले से ही उस डूबते हुए इंसान की ड्राइंग को देखने के बाद किरण की सेफ्टी को लेकर काफी परेशान थी। वो उसके लिए कार में बैठकर करीब 1 घंटा वेट करती है, लेकिन वो वहाँ नहीं आता। फिर वो उसे ढूंढने के लिए बुक क्लब और उसके घर भी जाती है, लेकिन वो उन दोनों जगह पर भी नहीं मिलता। घर लौटने के बाद वो टीवी पर एक न्यूज देखती है जिसमें बताते हैं कि अभी कुछ घंटे पहले ही फ्लड आने की वजह से करीब 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वो ये देखकर काफी घबरा जाती है और फिर मैनी की सारी ड्राइंग्स चेक करती है जिसमें उसे एक फ्लड वाली ड्राइंग मिलती है जिसके टॉप पर लिखा था नंबर 25। अब अगले दिन मैरिन मैनी के बारे में और बहुत कुछ जानने के लिए अपने ऑफिस जाती है, जहाँ वो अपने बॉस के ऑफिस में घुस जाती है। वो मैनी के नोट्स को बस ढूंढने ही वाली होती है कि तभी उसके बॉस वहाँ आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उन्हें ये भी पता होता है कि मैरिन मैनी के घर गई थी, जिस पर वो उससे कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए आराम करो और फिर फ्रेश माइंड से वापस काम पर आना। अब उसके बाद मैरिन मैकविटी से मिलने मेंटल असाइलम जाती है, जहाँ मैकविटी उससे फिर से कहता है कि तुम मैनी को मार दो इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे। इससे पहले कि मैरिन उससे कुछ और पूछ पाती वो वहाँ से चला जाता है। और अब वहीं वो नोटिस करती है कि मैकविटी एक बुक रीड कर रहा था जिसका नाम था सेकंड डेथ। और उसी दौरान उसे मैनी की एक ड्राइंग याद आती है जिसमें एक आदमी बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि मैकविटी के साथ कुछ बुरा होने वाला है और वो वहाँ से भागना शुरू करती है। और इससे पहले कि वो मैकविटी को रोक
रोक पाती वो वहाँ बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैनी की ड्राइंग में दिखाया गया था। इससे पता चलता है कि मैनी कोई साधारण लड़का नहीं था और इसका मतलब है किरण की लाइफ भी डेंजर में है। अब मैरिन घबराकर फिर से किरण की बोट के पास जाती है। उसे डर था कि अगर किरण अपनी बोट पर गया तो वो डूबकर मर जाएगा, इसलिए वो वहाँ जाकर उसकी बोट को खोल देती है ताकि वो वहाँ से दूर चली जाए और किरण उस पर ना चढ़ सके और उसकी लाइफ को कोई खतरा ना हो। और अब मैरिन अपने क्लिनिक जाकर वहाँ से मैनी की सारी ड्राइंग्स ले लेती है और उन्हें देखकर उसे ये पता चलता है कि जो सब पास्ट में हुआ है वो सब उसकी ड्राइंग में था और उन सब ड्राइंग्स में जो पिक था वो और कोई नहीं बल्कि खुद मैरिन। फिर तभी उसका ध्यान एक और ड्राइंग पर जाता है जिसमें एक डूबती हुई बोट में एक आदमी सो रहा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो किरण है, क्योंकि अभी उसने कितनी हैवी रेनफॉल में उसकी बोट को खोलकर छोड़ दिया था जिसकी वजह से वो बोट डूब सकती थी। और अब वो भागकर उसी जगह जाती है जहां बोट का एक्सीडेंट हुआ था और वहां से किरण की डेड बॉडी मिलती है जिसे पानी से बाहर निकाला जा रहा था। मैनी की काफी सारी ड्राइंग्स को सच होता देख वो काफी परेशान हो जाती है और अब मैरिन खुद पर कंट्रोल खो देती है और वो जाकर मैनी को किडनैप करके उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे पूछती है कि तुम अब मुझे अपना सारा सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो सोच रही थी कि ये शायद भगवान का भेजा हुआ एक मैसेंजर है जो उसे पनिश करने आया था, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानती थी। और अब वो उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाती है जहाँ वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने अभी मुझे अपने कंट्रोल में कर रखा है। जहाँ मैनी उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था, तुमने ड्रॉअर ओपन किया तभी वो गन आई, तुमने बोट को खोला तभी किरण की डेथ हुई। अब इतना सुनने के बाद मैरिन उस बच्चे को गोली मार देती है और फिर बाद में खुद भी सुसाइड कमिट कर लेती है। और अगले ही सीन में मैरिन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो कि कार क्रैश के बाद हॉस्पिटल पहुंची थी और जब वो उठती है तब उसका हस्बैंड जोश उसके पास होता है। यहाँ ये पता चलता है कि वो कार क्रैश में बच गया था, सिर्फ मैरिन को ही चोट आई थी और अब वो ठीक होकर अपने घर आ जाती है। वो स्कॉटलैंड में हुए हादसों से बेखबर और अब उसी रात वो आधी रात को उठ जाती है और वो जोश को बताती है कि वो पहले स्कॉटलैंड में, उसे लगता है जैसे ये ड्रीम था और वो उसके बारे में सब कुछ बहुत डिटेल्स में जानती है। अब अगली सुबह वो अपने स्कॉटलैंड के क्लिनिक में कॉल करती है जहां वो अपने कलीग की आवाज सुनकर समझ जाती है कि वो कोई सपना नहीं बल्कि सच था। और अब वो बिना किसी को बताए वहां से स्कॉटलैंड के लिए चली जाती है जहां वो अपने कलीग से मिलती है, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं पहचानता। वो उनसे मैनी के बारे में भी पूछती है लेकिन वो लोग उसके बारे में भी नहीं जानते थे, लेकिन वो बेसब्री से उसके बारे में पता करना चाहती, इसलिए वो वहाँ आर्काइव रूम में जाती है जहाँ उसे मैनी की फाइल ग्राउंड पर पड़ी हुई मिलती है। और तभी अचानक से वहाँ मैनी आ जाता है और उसे घूरने लगता है। वो उससे कहता है कि उसने कभी फ्यूचर को नहीं बदला, ना ही उसे मैनिपुलेट किया। ये तो खुद मैरिन थी जिसने उसकी प्रेडिक्शंस को सच किया उसकी पेंटिंग्स को देखकर। अब मैरिन मौका पाकर उसकी ड्राइंग फाइल फिर से चेक करती है जिसमें से उसे गन मिलती है और उसे एक सिंगल ड्राइंग भी मिलती है जिसमें जोश की डेथ दिखाई हुई थी। इसका मतलब था कि उसने जोश की डेथ को अब कंफर्म कर दिया था उस पेंटिंग को देखकर। अब वो वहाँ से बाहर जाती है और बहुत जोर से चिल्लाती है और फिर वहाँ पुलिस आकर उसे मेंटल असाइलम ले जाती है। अब अगले ही सीन में मैनी फिर से वहाँ उससे मिलने पहुँच जाता है और तभी मैरिन के दिमाग में एक बात आती है। वहाँ उसे रियलाइज होता है कि अपनी प्रेडिक्शंस को पूरा करने के लिए मैनी को उसकी जरूरत है और उसी समय मैनी अपने घर की अलमीरा में भी होता है जहाँ वो एक और पिक्चर बनाता है जिसमें वो एक पिग से हॉस्पिटल में मिलने जाता है जैसे कि वो मैरिन के साथ था। अब उसके बाद मैरिन को एक थेरेपी सेशन में दिखाया जाता है जहाँ उसे अब अपनी लाइफ का एक्चुअल मीनिंग पता चल गया था और उन चीजों का भी जो अब तक उसके साथ हुई। उसे पता चल गया था कि वो सिर्फ मैनी के दिमाग में रहती है और इसी वजह से मैनी उसके फ्यूचर को मैनिपुलेट और चेंज कर सकता था। मैनी एक बहुत खुश बच्चा था जब उसके पेरेंट्स जिंदा थे, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद से वो लाइफ की रियलिटी से बिल्कुल अलग हो चुका था। उसे लगता था कि वो अपने लाइफ में कुछ नहीं है, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए उसने ड्रॉ करना शुरू किया और उसने अपने ही बनाई ड्राइंग्स को सच मानना शुरू कर दिया क्योंकि वो सिर्फ अपनी ड्राइंग्स को ही कंट्रोल कर सकता था। मैरिन भी उसकी इसी इमेजिनरी दुनिया का एक सच जो कि एक रियल पर्सन बिल्कुल भी नहीं, और इसी वजह से मैनी उससे कुछ भी करवा सकता था और उसे पास्ट में भी भेज सकता था। मैरिन को याद आता है कि मैनी ने उससे कहा था कि उसने उसे बनाया है उस टाइम तो, लेकिन उसकी बातों का मतलब वो समझ नहीं पाई, लेकिन अब सब बिल्कुल साफ था। अब वो ऊपर देखती है और कहती है कि उसके यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो
सब एक 10 साल के बच्चे के दिमाग में है। अब मैनी अपनी एक फाइनल पिक्चर बनाता है जिसमें एक पिग थेरेपिस्ट को सब सच बता रहा होता है और अब वो उसके बाद उस झूठी रियलिटी से बाहर आ जाता है जो उसने अपने दिमाग में बनाई और अब मैरिन के आसपास की दुनिया गायब हो जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो गई, जहाँ मैनी अपने पेरेंट्स की डेथ का सच एक्सेप्ट करके अपनी एडॉप्टिव मदर के गले लग जाता है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।